ये 5,000 लोगों का कैंप चल रहा था। 35 रसोइया खाना बना रहे थे, 10 शौचालय और 5 चापाकल कागज में सरकार के इंटरनेट पर था। तो लोगों ने कहा यार कोई कैंप ही नहीं है। हम कहे भाई 5,000 का है। तो वो लोग कहा 5,000 का 5 आदमी का कैंप नहीं है। जो गोदामों में क्या होता था कि 50 किलो की बोरी में 30 किलो रहता था, 20 किलो गायब कर देता था। मेरे साथ ना एक उल्टा हुआ कि एक सरकारी अस्पताल से मरीज को लोग लाते हैं प्राइवेट से उठवा के सरकारी में ले गए, तो ये बन पाए। विश्व बैंक से सरकार कर्जा ली, कोसी फ्लड्स रिकवरी प्रोजेक्ट नाम से, और उस प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर बनाने का सरकार दावा किया था। उसमें इंदिरा आवास वालों का भी था, लेकिन मात्र 57,000 घर बना के उस कंपोनेंट को खत्म कर दिया। और दूसरे किस्त का वर्ल्ड बैंक का कर्जा आया। 14 अप्रैल था, 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। तो मैं सोचा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बताओ। जैसे स्कूल का इंस्पेक्टर जाता है तो किसी बच्चे से सवाल पूछ देता है, हम भी उसी अंदाज में पूछ दिए। हम ये भूल गए पूछने के पहले कि ये गांव में तो क ख लोग अब सीख रहा है, तो भीमराव अंबेडकर को कब सीख गया होगा। तो एक गार्जियन कहा लड़के को ऐसे खोते हैं, बोल ना वो भीम खड़ा है। मार होती है, जो सुनेगा वो कहेगा ये कहाँ का आदमी बोल रहा है। ऐसे हमको उदाहरण मिले हैं कि नदी से कट रहा है स्कूल, टीने का स्कूल है, झोपड़ी है, तो जो बस्ती वाला उठा के उस झोपड़ी को लेकर चल जाएगा, 2 जगह बस्ती के लोग जा रहे हैं तो वहाँ स्कूल चला जाएगा। तो 2 समुदाय। बिहार की कैबिनेट ने कोसी के लिए कोसी विकास प्राधिकार बनाया, बिहार सरकार के कैबिनेट ने बनाया 1987 में। 30 जनवरी 1987 को कैबिनेट ही गायब है। मैं सूचना अधिकार के खोजते फॉरबिसगंज 2012 जून में गोली चली थी और पूरे देश में सुर्खियों में आया था कि एक आदमी, एक पुलिस वाला गोली मार के एक आदमी के ऊपर कूद रहा है, और वो गोली लगी है, वो तड़प रहा है, उसके ऊपर गुट से कूद के बंदूक के कुंडे से मार रहा है। ये फोटो तमाम जो मानवाधिकार के सोचने वाले लोग हैं, संवेदनशील इंसान को विचलित कर रहा था। पूरे देश नहीं, दुनिया के अपने जीवन के अनुभव, जो भी सामाजिक, जो भी अपने परिवार में, मैं किसी को नहीं देखा हूँ कि गोद में अगर उस पर हमला कीजिए तब तो हो जाएगा, उसके परिवार से व्यक्तिगत झगड़ा तो हो जाएगा। गांव के रास्ते के लिए कहीं दूर कोई माँ गोद में बच्चा लेके और ईंट पत्थर और बल्लम भाला लेके जाकर वो हमला करेगी, ये मुझे विश्वास नहीं। अगर 8 महीने की महिला है वो भी उस पीरियड में नहीं जाना चाहेगी। बाकी नौजवान को अगर लगा था उसको तो हम मान लेते कि हो सकता है ईंट पत्थर चला रहे हो तो हो सकता है। मुझे, मेरी आत्मा को, मेरे मन को कभी विश्वास नहीं होता था। हमारे साथ आज मौजूद हैं महेंद्र यादव जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सुपौल से अपने काम को देखते हैं। कई तरह के कार्य हैं जिसमें आप रुचि रखते हैं। NAPM के भी नेशनल कन्वेनर हैं और एक कोसी नवनिर्माण मंच है जो बना रखा है आपने, जिसके फाउंडर मेंबर भी हैं और उस पर भी काम है। कई और जो बर्निंग इश्यूज़ इस इलाके में होते रहे हैं उनसे भी आपने हमेशा उसमें अपनी सक्रियता दिखाई है। सबसे पहले महेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं कि आप की पैदाइश कहाँ हुई और किस तरह से फिर आपने क्वालिफ़िकेशन कहाँ आपकी रही और किस तरह से फिर आप सुपौल आए और एक तरह से दूसरा घर आपका सुपौल ही होकर रह गया। मेरा जन्म किस तारीख को हुआ तो मैं नहीं बता सकता, जन्मदिन मनाने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो केक नहीं काटते हैं? केक काटने वाले नहीं हैं। तो मेरा जन्म एक ग्रामीण परिवेश में, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर एक गांव है, देवरिया ज़िले का, उत्तर प्रदेश का, उसी में हुआ। और मैं गांव में मैं इंटरमीडिएट हाई स्कूल पढ़ा, फिर थोड़े दूर पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया, फिर ग्रेजुएशन किया और PG किया। उसी समय छात्र राजनीति से जुड़ा और फिर मैं चंडीगढ़ में MBA करने गया था। मेरा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है, एकदम दोनों बॉर्डर के एथी पर है। तो उसमें मैं MBA करने गया। तो उस समय चंडीगढ़ में मैं रॉक गार्डन घूमने गया था और छात्र राजनीति से मेरा जुड़ाव था। छात्र का चुनाव भी लड़ा था एक कॉलेज से। तो मेरे कौन से कॉलेज? यहाँ यूपी में ही। अच्छा। दमरिया में संत विनोबा कॉलेज से हार गए थे। तो उस समय हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े थे, मेरा एफिलिएशन था। तो जब मैं वहाँ गया तो चंडीगढ़ में मैं MBA रॉक गार्डन घूम रहा था, तो मुझे देख के बहुत मुझे अद्भुत लगा
कि टूटी हुई चूड़ियाँ, टूटे हुए प्लेट, टूटे हुए सामानों को एक कलाकार जोड़ के एक खूबसूरत एक उसको मतलब एक चित्र में बनाया है, एक मूर्ति बनाया है। तो मैंने भी संकल्प लिया कि क्यों ना हम समाज में जो बिखरे हुए, जो समाज के हाशिए के लोग हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, राजनीति में भी मुख्य धारा के लोगों को ही पूछा जाता है, जिससे हमारा वोट बैंक हो, जो बहुत सारी चीज़ों को डील करें, जो हमें एक बड़ा सा एथी करे, उससे जो लोग छूट जाते हैं समाज में, हम उनके लिए कुछ करें। कला से आपने एक सीख तो मैंने उसी रॉक गार्डन के बाद से तय किया। फिर मैं MBA का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बाद रिजल्ट में नहीं देखा क्या वो पास था कि मैं फेल था। मैं छोड़ के आ गया गांव आने के बाद मैं मेधा पाटकर को चिट्ठी लिखा और कुछ गांव में बच्चों को अपने जो एथी को पढ़ाने लगा। अगल बगल में देवरिया में कुछ आंदोलन चल रहे थे, उनको कुछ मुसहर बस्ती में भी हम लोग कुछ सामाजिक एथी सुन के, तो संदीप पांडे, मेधा पाटकर का साथ मिला। तब तक RTI कानून आने वाला था। 2003 से मैं एक तरह से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में RTI कानून के कैंपेन में जुड़ गया। मेधा जी और इन लोगों से हाँ, पूरे देश के जो अभियान के साथ में धीरे धीरे हिस्सा बनता गया। लेकिन इसी क्रम में मैं पंचायत का चुनाव भी मेरे परिवार से मेरी माता जी लड़ी। एक तरह से मैं उनका प्रतिनिधित्व करता था। मैं गांव में सबसे पढ़ा लिखा आदमी था और लोग कह रहे थे कि आप पंचायत के चुनाव में निर्विरोध जीत जाइएगा, और सब लोग कहते थे। लेकिन वहाँ की जो पूरी राजनीतिक खींचतान हुआ, तो उसी में एक आदमी हमारी उनकी पत्नी समझा रही थी कि आप ये सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं, इनको वोट दीजिए। तो उनके पति कहे, समझा रहे थे, मैं बगल में उनके भाई के घर में झोपड़ी में था, कि आप इनको जो कह रहे हैं, तो उनमें अगर पत्नी कह रहे थे कि वो बहुत काबिल आदमी हैं, तो वो कहते थे कि वो अगर काबिल आदमी होते तो गांव में मिला था काम करने के लिए, दूसरे जगह करके दिखाते तब न मानते। ऐसी ये बात मुझे बहुत दिल पे लगी। और उसके बाद से मैंने मतलब मैं चुनाव हार गया। फिर जातियाँ होती हैं, बहुत तरह के चुनाव में समीकरण, बड़ी कहानी है। तो मैंने गाँव में जो लोग कहते हैं कि हमें अपने गांव को आदर्श गांव बनाना चाहिए, तो आदर्श गांव बनाने का जो मेरा मिशन था वो नहीं मैं कर पाया। इसका मुझे आज भी खेद है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है, एक ऐसी परिस्थिति में आदमी को डाल दिया जाता है कि आप बहुत अच्छा भी करना चाहते हैं, तो आपको एक हाशिए पर जो अभी का दलाल समुदाय है, दलाल वर्ग कहेंगे, वो दलाल वर्ग आपको अच्छे लोगों को जो नेगेटिव राजनीति है करते हैं वो लोग करते हैं। इसमें दो लोग होते हैं, एक तो अच्छे लोग या तो उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने निजी लाइफ में चले जाते हैं, या फिर वो दूसरे रूप को बदल के अपने काम को व्यापन करते हैं। नाना पाटेकर का एक बहुत मशहूर डायलॉग था किसी फिल्म में, गिरो 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 लेकिन उस झरने के समान गिरो जो गिरने के बाद भी अपनी सुंदरता को बनाए रखता है। तो हमने भी सोचा कि हम तो अपने गांव से गिर के कहाँ जाएंगे। तो मैं तय किया कि तो उस समय सूचना अधिकार का कानून आ रहा था, तो यूपी के कैंपेन में था। उसके बाद बिहार में कैंपेन चला। मैं कोई प्लानिंग करके नहीं आया कि हमें बिहार जाना है चाहे झारखंड। मैं झारखंड के भी आप कहिएगा तो जिसे सुपौल के लोग जानते हैं, झारखंड के 10 जिला के लोग जानते होंगे, यूपी के अनेक जिला के जानते हैं, मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं। तो हम तो अपने जीवन को एक पथिक की तरह से बदल दिए उस रॉक गार्डन देखने के बाद से। तो मैं वहाँ से मैं चला तो एथी करके मतलब बिहार में सूचना अधिकार का एक कैंपेन चल रहा था, तो उसमें मैं गोपालगंज में कैंपेन को लीड कर रहा था। चूँकि बगल का जिला है, मेरे घर से जितना देवरिया पड़ता है उतना गोपालगंज पड़ता है। लोग बुलाए थे तो हम भी थे और मित्र लोगों के साथ कर रहे थे। तो वहाँ के कार्यक्रम को देख के कुछ साथियों ने कहा कि आप पटना आके रहिए और उसको कोऑर्डिनेट कीजिए स्टेट कैंपेन को। तो वहाँ हम RTI और तमाम राइट बेस काम को शुरू किए कि लोगों को अधिकार बताना और चीज़ों को करें। उसी क्रम में 2008 की बाढ़ आई। मेरे पिताजी, मेरे परिवार का सपना था कि मैं MBA भी छोड़ दिया तो बिजनेस करूं, बिजनेस नहीं तो कहीं नौकरी करूं, मैंने कई तरह का था। लेकिन उसी समय 2008 की बाढ़ आई और मैं मेधा जी के आग्रह पर उन्हीं के साथ पूर्णिया आ गया। पूर्णिया IMA हॉल में हम लोग का उस समय कैंप था। वहाँ से हम मधेपुरा में काम करते थे। मेरा घर यहाँ मधेपुरा में, मधेपुरा वाले बता देंगे इनका घर कहाँ है, तो मधेपुरा में एक रजनी गाँव का जमुआन टपरा है, वो बताएंगे ना इनका घर यहीं। तो वो मैंने इतना लगाव हो गया। तो जब यहाँ हम काम करने आए तो उसमें लोग रिलीफ बांट के आते थे और कई चीज़ें होती थी, हमको दूर जाके करना पड़ता था। तो हम लोगों ने तय किया कि कहीं जहाँ रेस्क्यू पॉइंट है वहाँ चलते हैं।
मैं एक जगह गया, बभनगांवा जगह था, मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड का जो रेस्क्यू पॉइंट था। वहाँ पे 5,000 लोगों का कैंप चल रहा था। 35 रसोइया खाना बना रहे थे, 10 शौचालय और 5 चापाकल कागज में सरकार के इंटरनेट पर था, वो सारा डेटा था। रात हो गई, वहाँ से लौटने का मुझे रास्ता नहीं मालूम था, तो हम सोचे कैंप में जाते हैं, वहीं रात में रह जाएंगे और वहाँ रह जाए। कोई हमको जानने वाला नहीं था, सुने थे बहुत सारे डाकू डकैतों का इलाका है, कहाँ यूपी कहाँ कोसी। पहली बार हम कोसी आए थे, कोसी का नाम भी हम नहीं देते थे, हम छोटी हमारे गाँव का तो एक खनुआ नाला है, तो खनुआ के पार का आदमी कोसी के धार को कैसे समझेगा। मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती का काम था। तो मैं कहा रात में गुजारूंगा। मैं पूछा कि ये कैंप कहाँ है, उसमें लिखा था BS बभनगांव, BS स्कूल बभनगांव। तो लोगों ने बनाया BS मतलब बुनियादी स्कूल बभनगांव। तो लोगों ने कहा यार कोई कैंप ही नहीं है। हम कहा भाई 5,000 का है। तो वो लोग कहा 5,000 का, 5 आदमी का कैंप नहीं है। वहाँ 20,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित दाने दाने के लिए मोहताज थे, कोई कैंप नहीं था। बिहार सरकार का दावा, ये बिहार सरकार का दावा था। मैं एक चाय वाले के यहाँ बैग रख दिया, सोचा कि रात में इसके यहाँ चाय में बैग रख दूंगा तो उसको विश्वास होगा कि आदमी हम पर विश्वास कर रहा है, तो रात में सोने दे देगा जगह। तो वो चाय वाला बोला कि वहाँ एक स्कूल चलता है, वहाँ चल जाइए, वहाँ एक राजू खान नाम है, राजू भाई आपको रख लेंगे। हम उनसे जाके कहे ऐसे ऐसी परिस्थिति में हम फंस गए, तो वो कहे मेरे यहाँ रह सकते हैं, आप आइए, मेरा स्कूल खाली है। तो जब मैं बैग लाने गया तो वहाँ 50 बाढ़ पीड़ित घेर के, बैग को नहीं मतलब दुकान को, कि एक आदमी आया है कह रहा है कि यहाँ 5,000 का कैंप चलता है, कोई कैंप नहीं चलता है। तो बाढ़ पीड़ित लोग घेरे हुए थे। मैं सोचा कि आज तो मेरी खूब पिटाई होगी। मैं वहाँ जब गया तो डरते हुए बैग मांगा तो कहा हाँ यही आदमी कह रहा था। तो लोग पूछने लगे आप कैसे कह दिए कि कैंप चलता है। तो हम कहे भाई आप लोग इंटरनेट पर देख लीजिए। तो कहा इंटरनेट नहीं चलता है यहाँ, आपके पास कोई प्रमाण है? तो हम दिखाए। उस इलाके से रेणु कुशवाहा जी वहाँ से उस समय विधायक थी, जो बाद में आपदा मंत्री भी रहीं, नीतीश जी की बहुत करीबी मानी जाती थी। उनके विधानसभा की कहानी बता रहा हूँ, जब उस समय एनडीए में शरद यादव जी हुआ करते थे, वहाँ से सांसद थे शायद उस समय, या पप्पू यादव थे, कोई भी। तो जो एनडीए के संयोजक का जिला था, वहाँ के बाढ़ की कहानी थी, कागज में कैंप था। हम लोग अगले दिन, तब लोग वहाँ मेरे साथ, मुझे लगा पिटाई होगी, लेकिन उल्टा रिस्पॉन्स हुआ। सब लोग कहे कि आप मेरे घर रह जाइए और आप जहाँ चाहें रह जाइए और आप यहीं रहिए, अपने दोस्तों को बुलाइए और हम लोग आपका मदद करते हैं, ये सरकार लूट रही है। उसके बाद से हम लोग अगले दिन हस्ताक्षर करवाए बाढ़ पीड़ितों से कि पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उस समय जो लड़का हस्ताक्षर का कागज, हम नहीं जाते थे कि बाहरी आदमी है, बोली में भाषा में पकड़ जाएंगे, तो जिस वहीं के स्थानीय लोगों को दिए थे। तो एक लड़का लिया था, तो आज तक वो कागज लौटाया नहीं। बोला कोई कि वो ससुराल चला गया। अब कितना दूर ससुराल है कि लौटा नहीं। लेकिन हुआ क्या कि दूसरे दिन, जिस दिन हस्ताक्षर कराए, उसी रात में सरकार 3 जगह कैंप चालू करा दी। एक कैंप में 5,000 लोग ना, दूसरी रात में, एक रात पहुंचे थे, दिन भर में सिग्नेचर, उसी रात में 3 जगह कैंप। और लड़का नहीं आया तो हम खोजवा रहे थे कि आता है तो आज दिन में चलेंगे पटना। तो लोग आग कहने लगे सर वहाँ खाना बन रहा है। तो हम कहे चलो कुछ तो शुरू हुआ। तो दूसरे जगह से आए तो वहाँ खाना बन रहा है, तो वहाँ भी बन रहा है। तो हम लोगों को इतना राहत हुआ कि 3 कैंप शुरू हो गए। उसके बाद से हम लोग कैंपों की मॉनिटरिंग करना, बाढ़ के जो सरकारी नियम थे उसको बताना, हम लोग मॉनिटरिंग, जो कुछ दोस्त मित्र चंदा में लाए उसको देना शुरू कर दिए। आप लोग, आपके साथ टीम भी थी, आप अकेले थे? कुछ लोग मेरे साथ, हम जब आए थे तो 2 लोग थे टीम में। लगभग उसके बाद 20-30 लड़के जो BHU के थे, कई जगह के थे, पटना के थे, कोई वकील था, कोई दोस्त सर्किल का जो आते गए कि यहाँ महेंद्र जी हैं, तो ऐसे अपना मिजाज से लोग आते गए, हम लोग जुड़ते रहे। हमको न बाढ़ राहत करने का पता था न कुछ भी, लेकिन दिल से हम लोग कुछ करना चाहते थे। एक अच्छी, माना हम लोग नेक भावना लेके उतरे थे। तो उसका एक हश्र ये हुआ कि उस इलाके में काफ़ी प्रभाव हुआ। बहुत सारे कैंप सुधरे, प्रशासन पर दबाव बनाया गया, कहा गया, सरकार बोली कि हम 50 किलो गेहूँ, 50 किलो चावल देंगे, 1750 रुपया, 2250 रुपया का जो उस समय सहाय राशि का आया। लेकिन जो गोदामों में क्या होता था कि 50 किलो की बोरी में 30 किलो रहता था, 20 किलो गायब कर देता था सब। तो लोग आके शिकायत किए, तो हम लोग DM से लड़े, तो उसको वजन कराने का फिर किया कि हाँ जिसको कम लगे वो वजन कराया। इस तरह से कैंप में दूध देना था 5 वर्ष के बच्चे को, कम को, तो कहते थे सब कि हम केला दे दिए। तो ये सारे जो सरकार के CRF का जो गाइडलाइन था उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रशासन से दबाव, मॉनिटरिंग, आप लोगों ने मॉनिटरिंग करना और लोगों को मदद करना, ये कर रहे थे। ये सब करने के दौरान ही हम पूर्णिया से एक मीटिंग करके लौट रहे थे,
तो रोड एक्सीडेंट मेरा हो गया और मैं टेम्पो में बैठा था, बहुत रात हो गई थी, कुहासे का यही था, 12 दिसंबर ही था, दिसंबर महीना में, और मेरा कमर का हिप ज्वाइंट, पेल्विस हड्डी 3 टुकड़ों में टूट गया और हिप ज्वाइंट पूरा फ्रैक्चर हो गया। फिर उसी में एक मित्र आ रहे थे जानने वाले पीछे से, तो वो देखे कि गड्ढे में कोई पड़ा हुआ है इसी ऑटो में, तो वो भी थे, तो वो लोग किसी तरह उठा के लाए। मतलब आप और फिर मैं 6 महीना तक, मैंने 3 महीना तो एक करवट जो सुलाया जाता है, पेल्विस टूटता है तो उसके बाद से तो मैं फिर किसी तरह बचा। यही सुपौल ही में? नहीं, मैं नहीं, पटना में इलाज हुआ। और वहाँ इलाज भी कहिए कि डॉक्टर HN दिवाकर साहब हमको इमरजेंसी में देखने आए, एक नर्सिंग होम में, पटना के ही मित्र ले गए, मेरे परिवार के लोग उसके बाद आए, लेकिन दोस्तों ने बहुत सहयोग किया, अरशद अजमन से लेकर तमाम साथी, मनीलाल जी और बहुत सारे साथी उठा के ले गए और हॉस्पिटल में मुझे रखे। तो निजी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद ट्रैक्शन लगाने जो डॉक्टर आए, तो डॉक्टर बोले कि सामाजिक काम करते हुए इनका कमर टूट गया और हम इनको नर्सिंग होम में रखेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। तो वो लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के एक तरह से इंचार्ज थे, तो वहाँ से वो कहे कि इनको एथी करो, डिस्चार्ज करो। फिर सरकारी अस्पताल में ले जाके अपने नियंत्रण में इलाज किए। तो ये मेरे साथ ना एक उल्टा हुआ कि एक सरकारी अस्पताल से मरीज को लोग लाते हैं प्राइवेट में। हम प्राइवेट में, मैंने इमरजेंसी संडे था तो लोग प्राइवेट में लेके चला, सरकारी बंद होगा तो, लेकिन वो डॉक्टर को पता चला तो वो प्राइवेट से उठवा के सरकारी में ले गए। तो ये मुझे अच्छे लोगों की संगत पता नहीं क्यों मिलती गई और फिर हम एथी करते गए। तो मैं सोचा एक्सीडेंट के बाद से घर के लोगों का दबाव था कि अब फिर बिहार मत जाइए और क्या कोसी में करेंगे और सब करेंगे, तो थोड़ा बैसाखी लेके साल भर 6 महीना चलना और उसके साथ गुजारा कर रहा था। तो मुझे उसी पीरियड में लगा कि कुछ हम नेक काम करने के लिए ही मेरा जीवन बचा है। तो मुझे जिन लोगों के दुआओं से जीवन बचा है तो हमें उनके लिए काम करना चाहिए, सामाजिक काम को जारी रखना चाहिए। उस समय परिवार का भी दबाव था कि आप परिवार में लौटिए, नौकरी कीजिए, चाहे बिजनेस कीजिए, चाहे घर पे रहिए। लेकिन मुझे लगा कि किसी की दुआओं से, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मधेपुरा के जिन इलाकों में हम लोग काम कर रहे थे, ऐसे दर्जनों घरों के लोग खाना नहीं खाए थे और उनको मैंने एक खबर मिली थी, तो बहुत सारे लोग, तो मुझे लगा मेरा एक परिवार नहीं है, सदमा था एक मुझे लगा कि मेरा एक परिवार नहीं है, कोसी में भी एक परिवार है। तो उसी स्नेह ने, उसी मेरा कोसी के साथ दर्द का रिश्ता है और दर्द के रिश्ते ने मुझे कोसी बुला लिया। मैं बार बार भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाग नहीं पाता हूँ। मैं यूपी चला जाऊँ या घर में जाके करूँ, लेकिन यहाँ का जो स्नेह और दर्द का रिश्ता है तो मेरा व्यक्तिगत इससे जुड़ गया। खैर ये सब तो था ही, लेकिन मैं पटना ज़्यादा रहना करने लगा और कोसी थोड़ा बहुत आता था, कभी कभी कोई मीटिंग हुआ और इतनी था। उसी दरमियान हम लोग जब वो बाढ़ वाला कैंप का जो बताए कहानी, कि जब कैंप हम लोग चालू कराए तो उस समय कोसी नवनिर्माण अभियान बना और नवनिर्माण अभियान में मेधा जी के नेतृत्व में बना, अररिया के लोग थे, सारे लोग थे। तो ये तय हुआ कि जितने संगठन आ रहे हैं सभी संगठनों का नाम उस बैनर में लिखा रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि उसका बैनर मेरे पास भी गया, हम लोग भी बहुत स्वागत किए। तो लोगों को लगता था कि जितने संगठन हैं सभी संस्थाओं का पैसा इनके पास आता है। अच्छा। तो अपने साथियों में लगा कि ये तो बहुत पैसा कमा रहा है। तो हमको कहीं से भनक मिला, तो हम कहे भाई साहब ये बैनर को हटाइए और हम लोग, आप ही लोग बैठ के कोई एक अपना संगठन बनाइए और उसमें हम लोग मदद करेंगे। यहाँ के लोग तो मुरलीगंज, बिहारीगंज के लोग जो बाढ़ पीड़ित थे, उधर किशुनगंज के लोग, वही लोग मिल के कोसी नवनिर्माण मंच 21 अक्टूबर 2008 को बनाए और उसी दरमियान उस संगठन ने काम करना शुरू किया। तो उसकी बैठकों में हम आया जाया करते थे। हमें बाद में पता चला, हम सरकार की फाइलों को, RTI की आदत थी तो बाढ़ की कुछ कुछ निकालते थे। तो बाद में फिर से जो दोबारा इधर रहने लगे तो पटना रहने लगे, सोचे बिहार से एक रिश्ता लगा रहेगा या घर चले जाएंगे थोड़ा सा। लेकिन उस दरमियान निकला कि हम 2010 की बात कर रहे हैं, 2010 या 2011 की बात कर रहे हैं, कि जब एक दिन मई में अखबार में निकला कि सरकार के घर धीरे धीरे बन रहे हैं, पुनर्वास के घर धीरे धीरे बन रहे हैं। आपको बिहार सरकार, वर्ल्ड बैंक की एक एजेंसी ने कोसी फ्लड नीड्स एंड असेसमेंट रिपोर्ट बनाया। उस रिपोर्ट के तहत 2,36,632 घर पूर्णतः ध्वस्त हुए थे, पूर्णतः ध्वस्त हुए थे। ये सरकार की रिपोर्ट है। तो उसके आधार पर सरकार को नियंत्रण 2,36,632 घरों को बनाना था।
सरकार के योजना विकास विभाग ने एक गाइडलाइन बनाया कि हम कहा कि हम 1,57,000 घरों को बनाएंगे। और उसके बाद से सरकार ने कहा कि इसमें हम उन घरों को चिन्हित करेंगे जो CRF गाइडलाइन की सूची में है, जो CRF गाइडलाइन के तहत फार्म 9 एक आता है उसकी सूची में है, या 10,000 रुपया उनको मिला है। तो उसमें सब आते थे, मतलब कि दोनों में ये मिला है या उस सूची में नाम है। अब इस बात को इसलिए बताना जरूरी है कि CRF गाइडलाइन के तहत जो घर टूटते हैं बाढ़ आपदा में, तो उसमें पक्का घर को 25,000 रुपया और कच्चा घर का 10,000 और झोपड़ी को 2,000 रुपया देने का क्षतिपूर्ति के रूप में प्रावधान था। तो मतलब कच्चा घर वाला का टूटा हुआ सूची में नाम हो या ऐथिक हो, तो 1,57,000 घर बनना था, हमें वही जानकारी थी। उसको 31 जनवरी 2010 से शुरू करके 6 महीना के 4 चरण में पूरा करना था पुनर्वास को, मतलब 2 साल में पूरा करना था। ये लगभग 18 मई का अखबार था 2011 का, जिसमें लिखा था 58 घर बने हैं आज तक। मेरा होश उड़ गया, अरे 2,36,000 घर टूटे, सरकार ने 1,57,000 को 2 साल में बनाने को किया, 1 साल 5 महीना गुजर गया, 58 घर बना है, तो उसका स्पीड क्या है। फिर हम लोग सरकार के हिसाब किताब को जब निकलवाए तो अनयूटिलाइज ग्रांट के रूप में वर्ल्ड बैंक से कर्जा आके पड़ा था। उसके बाद हम लोग कोसी विकास मोर्चा, कोसी नवनिर्माण मंच, कई संगठनों को जोड़े, तो हम लोग उसके बाद कोसी जन संवाद यात्रा निकाले, उसके बाद से कई आंदोलन किए, बहुत सारा हम लोग मतलब लंबा आंदोलन चलता रहा। हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव किए, विधानसभा का घेराव किए, तो राशि बढ़, सब कुछ करने के बाद से 56,000 तक ही घर बन पाए। विश्व बैंक से सरकार कर्जा ली कोसी फ्लड्स रिकवरी प्रोजेक्ट नाम से, और उस प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर बनाने का सरकार दावा किया था। उसमें इंदिरा आवास वालों का भी था, लेकिन मात्र 57,000 घर बना के उस कंपोनेंट को खत्म कर दिया। और दूसरे किस्त का वर्ल्ड बैंक का कर्जा आया है, बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसका चल रहा है, उसमें पुनर्वास का कंपोनेंट नहीं है। तो जिस गांव के लोग लड़े वहां पुनर्वास हुआ। तो उस लड़ाई को करने की मेरी मजबूरी हो गई कि जो लोग हमारे साथ थे तो हम उनके साथ डेटा लेके उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ लाठी खाए। फिर कई बार कमर टूटने से बना पुलिस की लाठी से जब हम लोग घेराव किए, मार खाए, लेकिन सरकार को ये चिल्लाते रहे कि कोसी का जो आप कागजों में कहते हैं कि हम बेहतर कोसी बना दिए हैं, तो वो कागजों में कोसी नहीं बनी है। इसी बीच सुपौल में जब हम कोसी की लड़ाई मधेपुरा की लड़ते थे, हम कहते थे हम लोग यहाँ क्या करें, पुनर्वास वाला तक करके हम लौट जाएंगे, चाहे और भी काम करेंगे। तो सुपौल के साथी कहते थे, सहरसा के साथी कहते थे, कोसी इधर बहती है, आप मधेपुरा में आंदोलन करते हैं। आप मुरलीगंज का, कुमारखंड का आंदोलन की बात करें, यहाँ हर साल बाढ़ आता है, 2008 की बाढ़ की आप बात करते हैं। तो हमको कहते थे भाई आप लोग लड़िए, हमको क्या करना है। तो हम सुपौल एक दिन किसी साथी ने बुलाया तो सुपौल देखने के लिए गए कि कोसी कैसी होती है 2014 में। 2014 में जब देखने गए बांध के भीतर के इलाकों को, तो मेरे समझ में नहीं आया दिन भर, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे जैसे साधारण आदमी जिसके पास संसाधन नहीं है, न कोई संस्था है, सिर्फ हम लोग ईमानदारी नैतिकता के आधार पर कुछ करना चाहते हैं, इस बड़ी आबादी के साथ हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ हैं इस मामलों के, वो लोग करेंगे। 1-2 साल में सोचता रहा, फिर आना जाना लगा रहा। 2016 में मैं गया तो एक गांव में हम लोग बैठे थे एक मित्र के साथ, तो एक आदमी कहे कि ये जो एक आदमी को बुलाया कि पंडित जी इधर आइए। तो वो आदमी आया, तो कपड़ा लता था उस आदमी का, बहुत वेशभूषा बहुत खराब जैसा था। तो हमको लगा कि ये आदमी पंडित जी क्यों कर रहे हैं। तो हम कहे कि आप पंडित हैं, तो बोले कि नहीं ये मुसहर है। तो हम कहे पंडित जी इनका नाम है, तो बोले नहीं ये शादी कराते हैं। तो हम कहे कि हमारे तरफ मतलब दूसरी जाति के लोग शादी कराने वाले नहीं है, मेरा जहाँ नेटिव है मतलब उत्तर प्रदेश के जिस एथी में, तो हमारे लिए आश्चर्य की बात थी। तो हम उनसे कहे तो ब्राह्मण है नहीं शादी कैसे, मतलब मुसहर भी शादी कराते हैं, यहाँ यादव भी शादी कराते हैं, और जातियों के लोग, ये अच्छी बात है, हर जातियों में जो पढ़े लिखे हैं शादी। तो हम उनसे पूछ दिए कितना तक पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पढ़े नहीं हैं। तो हम कहे कैसे पढ़ते हैं मंत्र, मन टोन में, मजाकिया टोन में। तो वो बोले कि मेरा भाई पढ़ रहा था ना, तो उसको देख के मैं पढ़ना सीख गया। मैं एकलव्य के बारे में सुना था कि एक एकलव्य थे जो गुरु की मूर्ति बना के तीर धनुष चलाना सीख गए। और मैं मतलब हो सकता है कि और लोगों के लिए ये रोज की कहानी हो, रोज देखते हो, मेरे लिए वो नई कहानी थी। मैं पूछा आपके गांव में कितने बच्चे पढ़े हैं, भाई कितना तक पढ़ा है। तो बोले मेरा भाई 8वीं पास तक पढ़ा है। तो हम कहे उसके भाई को बुलाए,
गांव के बच्चों से बात किए, वो मुसहर टोला था, खोकनाहा का झमेली मुसहरी जो मरौना ब्लॉक का है। कल जहां हम लोग परसों बहुत बड़ा कार्यक्रम कराए, डीएम और सबको ले गए वहाँ, सरकारी स्कूल का वायदा करवा के आए। तो उस गांव के लोगों के साथ जब बात किए तो पूरे गांव में 1 दर्जन भी लड़के क ख ग घ नहीं जानते थे। तो हम कहे कि भीम काहे नहीं तुम पढ़ाते हो? तो कहा कि हम तो पंजाब जाते हैं, आते हैं तो रहते हैं घर पे। तो हम कहे जब पंजाब नहीं जाते हो तो यहाँ पढ़ाओ। हम लोग दोस्त मित्र जो पढ़े लिखे लोग हैं तो किसी किसी को बुला के लाएंगे, 1000, 2000, 5000 रुपया तुमको खर्चा दे देंगे, चाहे कुछ हम लोग भी मिल के सहयोग कहीं से कराएंगे, यही हम कर सकते हैं। तो बोला ठीक है। उसके बाद से भीम के साथ वो पढ़ाने लगा। बाद में किसी ने फ़ोन किया कि वो तो भीम स्कूल शुरू कर दिया। तो हम कहे अरे मतलब एक बार किसी से हम किसी लड़के को कहे और पढ़ाने लगे तो हमको भी लगा कि हम इतना इम्प्रेसिव बात कर दिए कि वो पढ़ाने लगा। तो हम लोग 4-5 मित्र देखने के लिए गए। मधेपुरा ही रहते थे हम। मधेपुरा से जब उस गांव में देखने गए तो उस गांव में वो पढ़ा रहा था। तो मैं पूछा, उस दिन 14 अक्टूबर था, 14 अप्रैल था, 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। तो मैं सोचा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बताओ। जैसे स्कूल का इंस्पेक्टर जाता है तो किसी बच्चे से सवाल पूछ देता है, हम भी उसी अंदाज में पूछ दिए। हम ये भूल गए पूछने के पहले कि ये गांव में तो क ख ग घ लोग अब सीख रहा है, तो भीमराव अंबेडकर को कब सीख गया होगा। तो एक गार्जियन कहा लड़के को ऐसे खोते हैं, बोल ना वो भीम खड़ा है वही ना है। तो हम उसको देख लिए। तो हम कहे भीमराव अंबेडकर इस आदमी को मांग रहा है। तो हम पूरे बस्ती वालों को बैठाए और पूछे कि इसको आप भीमराव अंबेडकर मान रहे हैं? तो हम कहे भीमराव अंबेडकर बारे में जानते हैं, आज 125वीं जयंती है। तो कहे नहीं हम लोग नहीं जानते। हमको लगा अब भीमे को कुछ दूसरा नाम जोड़ के कह रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस लोगों के साथ मुझे कुछ करना चाहिए। तो हम लोग वहाँ जीवनशाला चलाने के माध्यम से, अब इतनी विकट समस्या है कोसी तटबंध के बीच की, लेकिन हम लोग कैसे शुरू करें, ये मेरे लिए किसी के लिए भी चुनौती है। आपके अररिया का ही एक मित्र है, वो बहुत नर्मदा बचाओ आंदोलन में गया, देश में देख के आया, तटबंध के बीच में गया, नरेगा जागरूकता शुरू कर दिया कि हम नरेगा का यूनियन बनाएंगे, नरेगा का संगठन बनाएंगे। और उसके बाद से हुआ क्या कि उसको किसी ने, एक गांव के मुखिया मजदूरों को बताया, मुखिया को पता चला और उसने, मुखिया ने उस बच्चे को बांध के वहाँ रख दिया कि रात में काट के नदी में फेंक देंगे। ये लड़का आके गांव में हमारे थी कर रहा है, बड़ी राजनीति करता है। नदी के बीच में क्या होता है आप जानते ही हैं कैसे स्थिति है। डर के मारे वो किसी तरह, उनके पिताजी के मित्र डीएम थे उस समय, तो उनको फ़ोन कराया तो उसकी जान बची। तो हमेशा कहता था आप कुछ भी करिएगा, तटबंध, मेरा मित्र था, टीचर है अभी, तो कहता था कोसी के भीतर मत जाइएगा। तो मुझे डराते रहता था। तो हम भी सोचते थे कैसे कोसी के भीतर करेंगे। तो हम लोग कॉमन मुद्दों को लिए कि जिसमें समाज की टकराहट ना हो। तो हम कोसी में पहले जोड़ने की बात है। कोसी के सवाल पर ढेर सारे अध्ययन हुए हैं, रिसर्च हुए हैं। कोसी के बांध के भीतर के लोगों की अभी भी कल्पना से परे स्थिति है। आपको मैं कहूँ कि तटबंध के बीच में स्कूल को बोझा जाता है तो आपको यकीन होगा, स्कूल को उठाने के लिए गोली चलती है तटबंध के बीच में, मार होती है। जो सुनेगा वो कहेगा ये कहाँ का आदमी बोल रहा है। ऐसे हमको उदाहरण मिले हैं कि नदी से कट रहा है स्कूल, टीने का स्कूल है, झोपड़ी है, तो जो बस्ती वाला उठा के उस झोपड़ी को लेकर चल जाएगा, 2 जगह बस्ती के लोग जा रहे हैं तो वहाँ स्कूल चला जाएगा। तो 2 समुदाय आपस में लड़ गए, गोली चल गई। तो ऐसी भी कहानियां हैं वहाँ जो स्कूल बोझा जाता है। ऐसे भी स्कूल है जहाँ है ही नहीं है, जहाँ पर सरकार के कैबिनेट ने कोसी के लिए कोसी विकास प्राधिकार बनाया। बिहार सरकार के कैबिनेट ने बनाया 1987 में, 30 जनवरी 1987 को कैबिनेट ही गायब है। मैं सूचना अधिकार के खोजते खोजते थक गया। बना कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके और यहाँ के डीडीसी तक किसी ने नहीं बताया, आपदा के एथी तक की प्राधिकार कहाँ है, कैबिनेट ने बनाया। तो ऐसा कहीं सुने हैं आप कि कोई कैबिनेट सरकार बनाती है और प्राधिकार बनता है और प्राधिकार ही गायब हो गया? बहुत सारे अखबारों में छपा था। तो ये सारी वहाँ पर स्थिति थी। तो हम लोग क्या किए, कॉमन मुद्दा सोचे, एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को बुलाए और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर रवि चोपड़ा को और सबको, और हम लोग कहे कि जो किसानों से लगान ली जाती है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। लगान सुन के आपको अटपटा लगेगा क्योंकि यहाँ हैबिचुअल है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जैसा मैंने बताया, वहाँ हम लगान नाम सुने नहीं थे क्योंकि यूपी में छोटे किसानों से लगान नहीं लिया जाता है। जिस दिन चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, जब चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह
तो 4 एकड़ हेक्टेयर तक का लगान खत्म कर दिया। उसके बाद से जो छोटी जोत है सबका जमीन ट्रांसफर हो जाता है, तो बड़ी जोत में दिखती नहीं है, शेष का तो कोई नाम ही नहीं सुना है। तो हम सुनते थे लगान लगान, गांव के लोग बताए कि हमको 1 लाख लगान देना होता है, 50,000। हम पूछे इतना कैसे? तो मेरे पास 10 बीघा खेत है, नदी बहती है, बालू है, 5 साल हम नहीं देते हैं, तो सरकार लगान शेष जोड़ के और 50,000 1 लाख कर देती है। तो हम कहे ये कैसे होता है? अंधेरपुर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा की जो कहावत है, अगर उसको समझना है तो बांध के भीतर चले जाइए। आपके उपजाऊ इलाकों में जितना लगान और शेष लगता है, वही लगान शेष जिस नदी में बालू है, जिसपे कास पटेर है, जिसमें नदी बहती है, उसमें भी लगता है। आप बताइए कि कोसी तटबंध बना तो बीच की जमीन को सरकार को मुआवजा देना था, सरकार ने जमीन के बदले जमीन नहीं दिया, खेत का कोई मुआवजा नहीं दिया, पुनर्वास ठीक ढंग से नहीं किया, किसान वहां जाके खेती करते हैं और उसमें नदी आती है, दुनिया की सबसे हाई सील्ट लोड की नदी है, और उस नदी को उससे जो बालू और बंजर और नदी होती है कई धारा में, उस पर बराबर लगान लेती है सरकार, और लगान के साथ 4 तरह का शेष लिया जाता है। लगान की राशि का 50% शिक्षा का शेष, विद्यालय है ही 50%? लगान की जितनी राशि होगी उसकी 50% शिक्षा शेष। और शिक्षा, स्कूल की कहानी हम बताए, स्कूल कुछ है नहीं, जहाँ है वहाँ बोझने की लड़ाई होती है, कुछ है तो कोई टीचर जाते नहीं है, यदा कदा कहीं जाते हैं। बहुत भले लोग भी हैं जो जाके कोसी में पढ़ाते हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, लेकिन अधिकांश लोग भले नहीं हैं जो शिक्षक हैं। तो एक जो है शिक्षा शेष, दूसरा स्वास्थ्य शेष। आप 50% लगान की राशि का, एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है पूरे तटबंध के बीच में। सुपौल जिले में एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं चलता है, लेकिन उनको स्वास्थ्य से सबको देना है। उसके बाद तीसरा लगता है सड़क विकास के लिए 25% लगान की राशि का शेष, उनके यहाँ सड़क नहीं है, नदी बालू भरा है। और चौथा लगता है मतलब कृषि विकास का शेष, उनका खेत तटबंध में डुबाए, 1 साल बाढ़ रहता है 6 महीना, बाकी में बालू भरा है, नदी बहती है, तो उनके कृषि का विकास का भी शेष देना पड़ता है। इतना सरकार विकास करती है, ये मुझे बहुत आश्चर्य में डाल दिया। इसलिए हम लोग वहाँ लगान मुक्ति पदयात्रा निकाले, उसको लेके एथी किए। अभी हम लोग कई मुद्दों को लेके कोसी समस्या को सरकार सोचे, उसको लेके हम कोसी महापंचायत किए थे। मैं बहुत समय ले लिया, मैं इसीलिए अभी मैं सुपौल रहता हूँ, और वहाँ का प्रशासन भी अब थोड़ा सहयोग किया है, गांव में अंदर जाना, उनके सवालों को, बुनियादी सुविधाओं को कैसे बहाल किया जाए, इसको लेके जिला प्रशासन के लोग परसों पूरे डीएम वहाँ के जो हैं उनके मैं शुक्रगुजार हूँ, एसपी के शुक्रगुजार हूँ कि सारे लोग मिल के एक गाँव में गए, वहाँ की परिस्थितियों को समझे, और फिर बहुत सारी कहे कि जो दिक्कत है प्रशासन भी अब समझने की कोशिश कर रही है। आज़ादी के बाद शायद मैंने वो तटबंध बना, उसके बाद से कोई अंदर जाना नहीं चाहता था। इसी आपकी जो पुस्तक है कि बाढ़ और सरकार करके, वो इसी इशू पे है जो आपने वहाँ काम किया है, उसी के ऊपर है? नहीं, मैं कोई अनुभव नहीं लिखा, मैं किताब नहीं लिखता हूँ। मैं उसको एक संकलित कराया था कि बाढ़ के समय सरकार की जो स्कीम्स हैं, अच्छा, मतलब सरकार जो करती है, खेत की फसल की क्षति का कितना देना है, इसको कितना देना है, इसकी जानकारी किसी को नहीं रहती है। सरकार ने एसओपी एकत्रित कर दिया, तो उसको एकत्रित करके, और जो उसकी क्लिष्ट भाषा है उसको सरल करके सवाल जवाब में कि हमारा घर टूट गया तो कितना मिलेगा, हमारा फसल टूट गया तो कितना मिलेगा, और उसका संबंधित सरकार का ऑर्डर या सरकार का जो सर्कुलर निकला है, तो उसको रिफरेंस करके उसको हम संकलित किए। मैं अग्निदीक्षा पढ़ रहा था, उसका जो बहुत बचपन में पढ़ रहा था, तो उस उपन्यास का जो नायक है, तो वो पूरे जीवन में पहले माना अपने देश के उत्थान के लिए काम करता है, और जब वो चलने में लाचार हो जाता है तब वो बैठ के किताब लिखता है और लिखवाने की कोशिश करता है। वो मुझे प्रभाव रहा, इसीलिए मैं किताब नहीं लिखता हूँ, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं उनको लिखता हूँ। महेंद्र जी, एक सवाल ये भी करना है कि ये अररिया ज़िला है और फॉरबिसगंज इसका एक ब्लॉक है। फॉरबिसगंज में एक भजनपुर जो जगह है, और वहाँ पर भी एक हादसा हो चुका है जिसको आपने बहुत बारीकी से देखा है, और उस केस में आप शामिल भी रहे हैं। तो उस पर थोड़ी सी रोशनी, आप क्या था वो केस और अभी क्या स्थिति है उसकी, दरअसल ब्रीफ में, शॉर्ट में अगर इस पे जी। फॉरबिसगंज 2012 जून में गोली चली थी,
और पूरे देश में सुर्खियों में आया था कि एक आदमी, एक पुलिस वाला गोली मार के एक आदमी के ऊपर कूद रहा है और वो गोली लगी है, वो तड़प रहा है, उसके ऊपर बूट से कूद के बंदूक के कुंदे से मार रहा है। ये फोटो तमाम जो मानवाधिकार के सोचने वाले लोग हैं, संवेदनशील इंसान को विचलित कर रहा था। पूरे देश नहीं, दुनिया के लोग विचलित थे इस हृदय विदारक दृश्य से। बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े नाम के लोग आए। हम लोग पटना में उस समय रहते थे ज़्यादा और कोसी में कुछ कुछ। मैं सोचा कि सरकार कहती थी कि हिंसक भीड़ है जो कंपनी में आके लूटपाट करने आई, तो सरकार ने गोली चलाया। मरने वालों में एक 8-9 महीने का बच्चा था और एक 7-8 महीने की गर्भवती माँ थी और 2 नौजवान लोग थे। 4 लोग मरे थे, 9 लोग घायल थे। मैं सोचा कि अगर 2 परिवारों के भी झगड़े हों तो कोई माँ गोद में बच्चा लेके किसी पर हमला करने कैसे जाएगी। मैंने अपने जीवन के अनुभव, जो भी सामाजिक, जो भी अपने परिवार में, मैं किसी को नहीं देखा हूँ कि गोद में अगर उस पर हमला कीजिए तब तो हो जाएगा, उसके परिवार से व्यक्तिगत झगड़ा तो हो जाएगा। गांव के रास्ते के लिए कहीं दूर कोई माँ गोद में बच्चा लेके और ईंट पत्थर और बल्लम भाला लेके जाकर वो हमला करेगी, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी बात कि कोई भी गर्भवती अगर 8 महीने की महिला है, वो भी उस पीरियड में नहीं जाना चाहेगी। बाकी नौजवान पर अगर लगा था उसको तो हम मान लेते कि हो सकता है ईंट पत्थर चला रहे हो तो हो सकता है। मुझे, मेरी आत्मा को, मेरे मन को कभी विश्वास नहीं होता था। मुझे लगा कि यहाँ न्याय को खोजना चाहिए और मैं वहाँ हमारे एक साथी पटना हाई कोर्ट के वकील हैं मनीलाल जी, और बहुत सारे साथियों के साथ हम मनीलाल जी आए और देखे कि यहाँ पर उस समय फारबिसगंज गोलीकांड न्यायिक जांच आयोग बना था और उस जांच आयोग के लिए लोग शपथ पत्र बनवा रहे थे। कंपनी के लोग फॉर्मेट में भर के शपथ पत्र दिलवा रहे थे। पीड़ितों की तरफ से जाता ही नहीं था वो लोग। कब का वाक़या है? ये 2012 की बात है। असल वाक़या है क्या ये ज़रा दर्शकों को बता देते हैं, क्या हुआ क्या था ये? और फारबिसगंज एक जगह है, वहाँ पर भजनपुरा एक गांव है, भजनपुरा में एक और सुंदर, फारबिसगंज हमने ब्लॉक कह दिया, ब्लॉक नहीं है बेसिकली, अनुमंडल है। तो फारबिसगंज में वो थी भजनपुरा एक गांव है। उस गांव के सामने एक कंपनी बियाडा की ज़मीन पर बन रही थी और उस कंपनी के बनने में गांव का पुराना रास्ता था जो सरकारी फंड से बनता था। दोनों साइड में बियाडा गांव के लोगों का मुख्य मार्ग था। उस रास्ते को कंपनी इंक्रोच कर ली और उसको बंद की। ग्रामीणों से पहले कहते थे कि हम रास्ता दे देंगे, प्रशासन भी उनके साथ था, लेकिन राजनीतिक दबाव या कंपनी के दबाव में गांव तक जाने का रास्ता जो ब्लॉक हो रहा था, जो गांव से शहर को जोड़ने वाला रास्ता था, उस रास्ते को कंपनी उसको दीवार बना दी। गांव के लोग गए और उस रास्ते को तोड़ दिए अपने रास्ते पर जो उनका कंपनी का निर्माण हुआ था, उस रास्ते को तोड़ने के बाद से उस पर गोली चली और उसमें मारे गए। तो उस गोली किनकी तरफ से चली? प्रशासन की तरफ से चली? पुलिस प्रशासन और कंपनी के लोगों के द्वारा। कंपनी थी किस चीज़ की? वो क्या बनाती वो थी? मक्के से स्टार्च बनाने की कंपनी थी। और सुंदरम है, थी नहीं है, और सुंदरम इंटरनेशनल। अभी तो चल नहीं रही है कंपनी। तो कंपनी में अभी मक्के का गोदाम है, पता नहीं कि प्रोडक्शन शुरू किया कि नहीं, मैं इतना अपडेट नहीं हूँ उसके बारे में। लेकिन कंपनी ने अन्याय और सरकार ने अन्याय किया था, उसको लेके हम लोग। किनकी सरकार थी उस वक्त? कौन थे यहाँ सत्ता? नीतीश कुमार जी थे। वही 2012 में किनकी सरकार थी आप जानते हैं। तो नीतीश कुमार जी की सरकार में तो उनके साथ अन्याय हुआ था। हम उस अन्याय की लड़ाई में हम लोग साथ दिए और यहाँ से लेके उनके आयोग में 5-5, 7-7 बड़े बड़े सरकारी वकील सरकार की तरफ से जाते थे, पीड़ितों की तरफ से कोई नहीं आता था। तो तमाम संगठन संस्थान इस तरह से जो लोग हैं वो सहयोग करते थे। तो एक आध वकील को खड़ा करके किसी तरह उस न्याय को एक मुकाम तक लाने की कोशिश किया गया। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सरकार ने जिनको गोली मारा सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से, और उल्टे 3-4 मुकदमे दायर कर दिए गए गांव वालों पर। और आज भी वो 50 लोगों पर कुर्की जब्ती का वारंट 2014 में जारी किया गया। आज मैं आया हूँ तो यहाँ के एसपी से मिलने ही आया हूँ कि अभी ग्रामीणों ने बताया कि उनके जो के थी, उनको फ़ोन आ रहा है कि आपका जो कुर्की जब्ती का उस समय निकला था वो उसके आधार पर। तो उसमें क्या हुआ था? फाइनली केस में क्या हुआ था आप लोगों का? तो इसमें केस एक तो कमीशन बना, कमीशन इंक्वायरी का रिपोर्ट दिया, सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट पर क्या की नहीं की अभी उसका बहुत जिक्र, वो अलग भाग है, बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा, सरकार के अंतिम में जो तमाम प्रयासों के बाद बिहार सरकार के मुख्य सचिव, होम सेक्रेटरी
और बिहार के यहाँ के डीएम, एसपी और ग्रामीणों के बीच में उस वक्त के अररिया के डीएम और उस समय के जो डीएम थे, एसपी थे, सबके साथ मिलके ग्रामीणों के साथ एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत ये तय हुआ कि जितने के जो ग्रामीण जो है इस पैसेज को, जिसको विवाद है, यहाँ पर बनने देंगे, इसके बदले में कंपनी या सरकार की तरफ से बगल में एक रास्ता दिया जाएगा कंपनी और उसके बियाडा की ज़मीन से ही। तो वो रास्ता मिल गया है। उसके बाद से गांव वाले उस दीवार को बनने दिए, तो वो एक लॉजिकल कंक्लूजन निकला। अब उसी रास्ते का प्रयोग, उसी रास्ते का प्रयोग होता है। तो मैंने ये कहना कि गांव वाले हठधर्मिता में थे, ऐसा नहीं था। सरकार हठधर्मिता में थी। गांव वालों को एक रास्ता चाहिए था, रास्ता चाहिए था। दूसरी बात, और कंपनी देने को कह रही थी तो उल्टा रास्ता दे रही थी, अब सीधा रास्ता समझौता के बाद दी। दूसरा तय हुआ कि कुछ विकास के काम और मृतकों को और घायलों को कुछ मुआवजा होगा। तीसरी बात तय हुई कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। लेकिन वो मुकदमे के अभी जो लोग बताए हैं गांव के लोग कि अभी वापस नहीं हुए हैं, मुकदमा वापस नहीं तो हुआ। मुआवजा मिला था इन लोगों को? मुआवजा मृतकों को थोड़ी घायलों को 35,000 और मृतकों को 1 लाख या 1.5 लाख, कुछ इसी तरह से। लेकिन जो केसेस कंपनी की तरफ वापस नहीं हुआ है, तो कंपनी को वापस करना था। माने कंपनी नहीं, पूरे प्रशासन की तरफ सुलह में था। तो वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है उसी को मैं समझने के लिए आया हूँ। अभी कोर्ट में देखने पे पता चलेगा क्या हुआ है वाकई में। फिर गिरफ्तारी हो रही है कि पुलिस वाले पैसा लेने या डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसी को अभी हमें समझना है। आपका NAPM से भी जुड़ाव है, आप उसके कन्वेनर भी है, नेशनल कन्वेनर भी है। NAPM का असल काम क्या है? NAPM क्या है, कैसी बॉडी है और क्या क्या करती है वो? इस पे थोड़ा सा NAPM पे कुछ आप रोशनी डाल दीजिए। जब पूरे देश में ग्लोबलाइजेशन की एक दौर आया और ग्लोबलाइजेशन के दौर के साथ ही दूसरी तरफ एक तरफ से हिंदू मुस्लिम करने के लिए पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव का दौर आया। बाबरी मस्जिद का वो दौर था। तो उसी समय देश में जो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट संगठन हैं, जो राजनीतिक हैं लेकिन किसी दल के नहीं हैं, उनकी राजनीति है कि जनता की राजनीति स्थापित हो, जनता के मुद्दे स्थापित हों, और जो विकास है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो किसी राजनीतिक पार्टी या पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति है, जनता की राजनीति, कि जनता के मुद्दों पर विकास हो। विकास का मतलब विनाशकारी परियोजनाएं नहीं होता है, जनता का विकास हो, लोगों का विकास हो, पर प्राकृतिक संसाधन बचे, जल जंगल जमीन बचे, समाज में वैमनस्य न हो, नफरत न हो, इन चीज़ों को एक भाईचारा वाला माहौल बने, भाईचारा भाईचारा का माहौल बने, हम लोग मिलजुल के एक समृद्ध देश का निर्माण करें। ऐसी सोच के साथ संघर्ष और रचना को मूल में रख के जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के लिए देश बचाओ देश बनाओ यात्रा हुई। उसके बाद देश के मेधा पाटकर और उस समय के आज़ादी बचाओ आंदोलन के डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा थे, और कई लोग थे, तमाम मछुआरों आंदोलन के थॉमस कोचेरी थे। कोऑर्डिनेशन, एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय बना आंदोलनों का, जिनकी एक राजनीतिक समझ होगी विकास के मामले में, जो बिना विकास के नाम पर जो विनाशकारी परियोजनाएं लाई जा रही हैं, और समाज को जोड़ने का एक प्रयास किया जाएगा कि एक सामाजिक संगठन पर और जनता के मुद्दों को मेन स्ट्रीम में स्थापित करने की कोशिश। कितने संगठन होंगे अभी? 200 से ऊपर संगठन है देश भर के, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग यूनिटें हैं। हम लोग बिहार के भी कई संगठन के। कितनी मीटिंग्स होती हैं आपकी? इनकी साल में मीटिंग होती है? जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की कन्वीनर्स टीम होती है, उसमें हम अकेले कन्वीनर नहीं है। 20-25 के सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखा जाता है, इसलिए अनेक संगठन। इसमें कोई अध्यक्ष और अध्यक्ष नहीं, इस तरह का कोई पद नहीं होता, कमेटी होती है, कोऑर्डिनेशन, संयोजक मंडल होता है, एक उसका सचिवालय होता है, और उसके साथ साथ अन्य आंदोलन की स्टेट की कमेटी होती है, और सारे आंदोलन के लोग उसका एक 3 महीने 6 महीने में अलग अलग मुद्दों पर बैठकें होती हैं। तो इस तरह से संगठन चलता है, एक जन संगठनों का एक समन्वय है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली, बाढ़ से रिलेटेड भी, और ख़ासकर जो भजनपुरा कांड है उससे रिलेटेड भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।